आइए आज हम लोग शुरू करते हैं हिंदी का चौथा चैप्टर जिसका नाम है नगर। चैप्टर का नाम क्या है जी? नगर। और लेखक का नाम है सुजाता। ये हमारे चैप्टर का नाम हो गया नगर। और इसके लेखक का जो नाम है वो है सुजाता। ठीक है, तो याद रखेंगे पाठ 4 जिसका नाम नगर और लेखक का नाम सुजाता। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है। उनका वास्तविक नाम क्या है जी? एस रंगराजन। इनका जन्म 3 मई 1935 ईस्वी में चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। तो देखिए इसमें 1 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट अगर बनने वाला एग्जाम के लिए तो उसको अंडरलाइन कर लेंगे। बता देते हैं कहाँ से। सबसे कि उनका वास्तविक नाम एस रंगराजन है। ठीक है, और उसके बाद इनका जो जन्म हुआ वो 3 मई 1935 ईस्वी में चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। इतना आप लोग क्या कर लेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे जितना इसमें अंडरलाइन किया गया है। ठीक है, तो कर लीजिए अंडरलाइन। आगे देखेंगे। अपनी रचना शैली तथा विषय वस्तु के द्वारा इन्होंने तमिल कहानी में उल्लेखनीय बदलाव किए। मतलब ये तमिल भाषा में बहुत सारी कहानियों को लिखे हैं जो काफ़ी प्रशंसनीय है। इनकी रचनाएं खूब लोकप्रिय हुई। लोकप्रिय का अर्थ क्या होता है? मतलब जो लोगों को अच्छी लगी। इन्होंने कुछ अभिनय मतलब नाटक भी लिखे। मतलब इन्होंने केवल कहानी ही नहीं लिखा है बल्कि इन्होंने नाटक भी, कई प्रकार के नाटक भी इन्होंने लिखा है। इनके कुछ उपन्यासों पर चलचित्र भी बने। देखिए यहाँ पे एक शब्द है उपन्यास। कितना लोग उपन्यास का अर्थ नहीं समझते हैं। उपन्यास का अर्थ होता है बड़ी बड़ी कहानियाँ। मतलब कि जो बहुत बहुत लंबी कहानी होती है, जो आप एक दिन में मतलब पढ़ो तो आपका मन भर जाएगा लेकिन वो समाप्त नहीं होता है। तो बड़ी बड़ी कहानियों को क्या बोलते हैं? उपन्यास बोलते हैं। और इन उपन्यासों पर इनका चलचित्र भी बना है। चलचित्र मतलब हो गया आपका फिल्म। इसको अंग्रेजी में हम चलचित्र को क्या बोलते हैं जी? फिल्म बोलते हैं। तो कई प्रकार की इनकी किताबों पर फिल्म भी बने हैं। इनकी 25 से अधिक कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। तो यहाँ पे एक नंबर का सवाल तैयार होता है कि सुजाता ने लगभग कितनी पुस्तकें लिखी हैं? तो आप कहेंगे 25। कितना जी? 25 ठो इन्होंने कहानियाँ अभी तक लिख चुके हैं, जिनमें करय लान शेम्बु कंपु कनवूत तोलीर शालय आदि उपन्यास काफ़ी चर्चित और सम्मानित हुए। यह कहानी आधुनिक तमिल कहानियाँ नेशनल बुक इंडिया से सभार संकलित है, मतलब उससे लिया गया है। और इस कहानी के अनुवाद के ए जमुना है। मतलब तमिल भाषा से हिंदी में इसको के ए जमुना जी ने इसको क्या किया है? ट्रांसलेट किया है हिंदी में। तो इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, के ए जमुना। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इस कहानी को हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो आप कहेंगे के ए जमुना। तो ये हो गया लेखक के बारे में उनका परिचय। अब हम लोग चलते हैं कहानी पे। ठीक है, कहानी को पढ़ने से पहले थोड़ा हम इसके सारांश को समझ लेते हैं। देखिए ये कहानी है एक माँ और बेटी की, जिसमें माँ का नाम है वल्ली अमाल। माँ का नाम क्या है जी? वल्ली अम्माल। देख लीजिएगा। और बेटी का नाम है पपाती। बेटी का नाम है पपाती। ठीक है, तो इसमें माँ जो है वो वल्ली माल है और बेटी जो है वो पपाती है। इस कहानी में पपाती को बीमारी होती है जिसका नाम है मेनिंजाइटिस। कौन सी बीमारी होती है उसको जी? मेनिंजाइटिस।
जाइटिस, ये रोग होता है उसकी बेटी को। तो पपाती को कौन सा बीमारी है जी? बीमारी है मेनिंजाइटिस का। तो गांव के एक डॉक्टर से वो उसे दिखाती है। तो जब गांव के डॉक्टर को वो बीमारी समझ में नहीं आती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसे आप शहर लेकर चले जाइए और वहाँ पर एक अच्छे से अस्पताल में आप इसको दिखाइए, नहीं तो इसकी जो तबीयत है वो बिगड़ती जा रही है। वो डर के मारे बस पकड़ती है और शहर में पहुंचती है जिसका नाम है मदुरै। शहर का नाम क्या है जी? मदुरै। वहाँ पे जाती है और ये अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है। तो एक बड़ा सा हॉस्पिटल है उसमें प्रवेश करती है। उसके बाद उसको ये पता नहीं चलता है कि कहाँ पे पुर्जा लगाना है, फिर किस डॉक्टर के पास दिखाना है, क्योंकि एक अस्पताल में कई रोग के अलग अलग डॉक्टर होते हैं, कई कमरों में बैठे होते हैं। गांव के डॉक्टर जैसा तो होता नहीं है कि डायरेक्ट घुस गए और जाकर दिखा लिए, दवा लिए, चल दिए। उसका दवा का अलग कैबिन है, डॉक्टर का अलग है, पुर्जी लगाने का अलग है, ऑपरेशन अलग है। अब ये बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, जिसके चलते हर गेट पर जो डॉक्टरों का नाम लिखा रहता है उसे पढ़ नहीं पाती है, समझ नहीं पाती है, और घूमते घूमते उसे शाम हो जाती है और अंत में अपनी बेटी को लेकर घर चली आती है, जिसके कारण उसकी बेटी की मृत्यु हो जाती है। तो इस पाठ में ये दिखाया गया है ना कि एक आज के ज़माने में अनपढ़ आदमी को मतलब जिंदा रहना बड़ा ही मुश्किल है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आपसे कोई भी काम नहीं हो पाएगा, आप कहीं भी जाएंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। और एक व्यंग किया गया है नगर पर, शहर पर, कि शहर के लोग मतलब लोगों से केवल लालच के साथ जुड़े होते हैं, वो लोगों के फीलिंग्स को नहीं समझते हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। कार्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा है, मदुरै पांडीय लोगों की दूसरी राजधानी है। हमारे देश में प्राचीन मानचित्रों में मथुरा नाम से उल्लिखित अंग्रेजों द्वारा मदुरा और यूनानी लोगों द्वारा मेदोरा कहे जाने वाला नगर तमिल लोगों का मदुरै ही है। मतलब तमिलनाडु में एक शहर है जिसका नाम है मदुरै, जिसको यूनान के लोग मेदोरा कहते थे और अंग्रेज मदुरा कहते थे। दीवारों पर मोटे अक्षरों में छपे विविध वस्तुओं का विज्ञापन करने वाले तरह तरह के पोस्टर लगे हुए थे। आप लोग भी अगर शहरों में जाते होंगे तो देखते होंगे कि तरह तरह के पोस्टर लगे रहते हैं। मतलब दीवारों पे, दुकानों पे तरह तरह के आपको पोस्टर दिखाई देंगे, प्रचार। निजाम लेडी तंबाकू एके ब्रांड ब्रेसियर्स सावधान। मतलब आपको कहीं पे लिखा रहेगा निजाम लेडी तंबाकू, यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रचार का नाम है। जैसे नहीं होता है सरफ का प्रचार होता है, फेना ही लेना, पढ़े हो ना, केस किंग, उसी प्रकार निजाम लेडी तंबाकू एके ब्रांड ब्रेसियर सावधान, मतलब उस पर लिखा रहता है। ऐसे ऐसे करके काफ़ी प्रचार होते हैं। क्रांति की आग भड़क रही है, खास सभाएं, हाजी मूसा की कपड़ों की दुकान। मतलब जगह जगह आप देखेंगे तो सभाएं हो रही हैं। कहीं पे लिखा है हाजी मूसा की कपड़ों की दुकान, जैसे मान लीजिए जादवपुर में चौरसिया क्लॉथ एम्पोरियम यानी कपड़ा दुकान, उसी तरह हाजी मूसा की कपड़ों की कोई दुकान है। कपड़ों का सागर, 9.73 को नास्तिक लोग, आग की हाड़ियाँ लेकर चलेंगे। ऐसे ऐसे करके आपको बहुत सारे प्रचार मिलेंगे जब किसी भी आप शहर में चले जाइए। तो ये तो मदुरै की चर्चा हो रही है। मदुरै नगर में एक साधारण दिन हमेशा की तरह सड़कों पर नलों के सामने मनुष्यों के बदले घड़े लाइन बनाकर खड़े थे। छोटे बच्चे टिटनेस जैसे भयानक रोग की चिंता किए बिना मिट्टी में खेल रहे थे। यानी जो छोटे बच्चे थे उनको ये डर नहीं था कि अगर हम मिट्टी में खेलेंगे तो हमें टिटनेस हो सकता है। यहाँ पे एक शब्द है ये टिटनेस। देखिए टिटनेस एक रोग है
और आप लोग इसके बारे में लगभग सबको ही जानते होंगे कि अगर मान लीजिए हम कहीं पे खेलते हैं या कहीं जाते हैं और अचानक किसी जंग लगे हुए लोहे से या किसी भी वस्तु से हमारा शरीर का कहीं पे खरोच लग जाए या कहीं कट जाए जिससे ब्लडिंग होना शुरू हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, टेटनस का सुई लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि हमें ये टेटनस नामक जानलेवा बीमारी ना हो जाए, क्योंकि ये बीमारी जिसको हो जाती है तो वो आदमी बचता नहीं है। इसलिए जब भी हमें अगर खरोच आए या मतलब कहीं भी कोई दिक्कत आए ऐसे ही कि मतलब शरीर का कहीं पे कट गया, ब्लडिंग होने लगा, तो हमें टेटनस का सुई जरूर लेना चाहिए। और साथ ही साथ हमें बचाव करना चाहिए कि हम कहीं पे मिट्टी में ना खेलें, धूल कण में ना खेलें, जिससे ये बीमारी हमको ना हो जाए। पांडियन परिवहन निगम की बसें सर्वत्र स्वदेशी की भावना से युक्त डीजल का धुआं फैला रही थी। तो एक लिखा है गाड़ी पर पांडियन परिवहन, जैसे गाड़ी पे लिखा रहता है ना, जैसे हम लोग के यहाँ लिखा रहता है सागर बाबू, ऐसे करके बहुत सारे बसों पे नाम लिखा रहता है। तो पांडियन परिवहन नाम की कोई बस है, जो उनकी जो बसें हैं वो स्वदेशी की भावना मतलब अपने देश की भावना लेकर डीजल का धुआं फैला रही थी, मतलब प्रदूषण फैला रही थी। ये क्या हो रहा है, शहर के बारे में बताया जा रहा है, वहाँ पे क्या क्या होता है। कलफ लगी निकर कमीज पहने प्रोटीन की कमी से पीड़ित से पुलिस वाले, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निकर मतलब शॉर्ट और पैंट पहनकर एक कौन है जी, पुलिस वाले। आप लोग देखेंगे शहर में जो ट्रैफिक गाड़ियों को आर पार कराते हैं, लोगों को आर पार कराते हैं ट्रैफिक वाले, तो लगता है कि बेचारे कितने दिन से खाना नहीं खाए हैं, मतलब उनके शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई है। किसकी कमी हो गई है? प्रोटीन की कमी हो गई है। इधर उधर आने जाने वाले वाहनों और मनुष्य गति को नियंत्रित कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे बरावनीय गति सिद्धांत का पालन कर रहे थे। खादीधारी लोगों का एक जुलूस जो न ज़्यादा बड़ा था और न लंबा, महंगाई के लिए सरकार को कोसता हुआ सड़क की बाई ओर मानव रेंग रहा था। तो एक जगह और क्या दिखाई देता है कि एक नेता है जो सरकार के विरोध में मतलब एक सभा लगा रहे हैं महंगाई के खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें आपको शहर में जाइएगा तो हर जगह ये सब मिलता है। चप्पल रहित मतलब बिना चप्पल के गंवार लोगों की भीड़, मीनाक्षी मंदिर के स्तंभ से खड़े अनेक गोपुरम, सूखी हुई बैगे नदी का पुल, यही है मदुरै। तो अभी तक किसके बारे में बताया जा रहा था जी? मदुरै के बारे में, मदुरै शहर के बारे में। ठीक है, अब कहानी शुरू होती है। हमारी कहानी एक ऐसी लड़की से संबंधित है जो आज ही इस नगर में आई है। वल्ली अमाल अपनी लड़की पपाती के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। मतलब जो वल्ली अमाल है अपनी बेटी पपाती को लेकर आई है और बरामदे में बैठी हुई है। पहले दिन पपाती को बुखार था। पहले दिन पपाती को क्या था जी? बुखार था। उसे गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाए जाने पर वहां के डॉक्टर ने उन्हें डरा दिया। वे बोले सुबह की पहली बस लेकर झटपट बड़े अस्पताल पहुंच जाओ। यानी जब वो गांव के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, जहाँ आप लोग गांव में भी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र होगी, तो वहाँ पर जब ये दिखाई तो बोली अरे भाई इसका तो तबीयत बहुत ख़राब है, इसे जल्दी बड़े अस्पताल तक पहुँचाओ। एक काम करो, सुबह की जो पहली बस है उसे पकड़ो और सीधे तुम कहाँ पहुँच जाओ? अस्पताल पहुँच जाओ। पपाती स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। स्ट्रेचर का अर्थ होता है ना, आप लोग फिल्मों में देखे होंगे या कहीं भी अस्पतालों में आप देखे होंगे, रोगियों को जिस पर ले जाया जाता है मतलब दुगड़ा करके, उसको स्ट्रेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? स्ट्रेचर बोलते हैं। 6 डॉक्टर उसे घेरे खड़े थे। कितने डॉक्टर घेरे खड़े थे? 6 डॉक्टर। पपाती लगभग 12 साल की थी। तो इसको याद रखेंगे कि पपाती का उम्र कितना था, तो आप कहेंगे पपाती की उम्र था 12 साल। कितना साल? 12 साल था। ठीक है। उसकी नाक दोनों ओर से छिदी हुई थी। नाक दोनों ओर से क्या किया गया था? छेदा गया था। नाक की लौंग में जड़े मामूली नगीने अस्पताल की रोशनी में चमक रहे थे।
यानी कि जो नाक में कि वो पहनी थी ना नगीना, वो अस्पताल का जब लाइट उस पर पड़ा तो वो क्या होने लगा, वो चमकने लगा। माथे पर विभूति का आड़ा तिलक लगा था, छाती तक चादर उड़ाई हुई थी। मतलब माथे पर विभूति का आड़ा तिलक लगा। आड़ा तिलक का अर्थ हुआ कि मतलब उसके माथे पर ना टीका किया गया है। तिलक समझते हैं ना, एक टीका किया गया है। और छाती तक, छाती मतलब कि मतलब उसके गर्दन तक चादर ओढ़ाया गया था। क्या ओढ़ाया गया था? चादर। ठीक है। उसमें से बाहर निकले उसके साथ दुबले पतले से लग रहे थे। बुखार की तेजी के कारण पपाती बेहोश सी पड़ी थी। उसका मुंह खुला हुआ था। मतलब बेहोशी के चलते उसका मुंह क्या हो गया था? खुला हुआ था। बड़े डॉक्टर ने उसका सिर घुमाकर देखा, आंखों की पलकों को उठाकर देखा। यानी कि जो बड़े डॉक्टर आते हैं, यानी उस अस्पताल के जो बड़े डॉक्टर हैं, वो जब आते हैं तो उसका सिर घुमाते हैं। मतलब ऐसे करते हैं, वैसे करते नहीं होता है, चारों ओर घुमा घुमा के देखा जाता है। तो आंखों की पलकों को उठाकर देखा, फिर ऐसे किए, देखते हैं इसके क्या होता है। जैसे कि डॉक्टर इलाज करता है जैसे चेक करता है, हाँ चलो दिखाओ, अच्छा ये है, हाँ। गालों को उंगली से दबा कर देखा, उसके बाद ऐसे ऐसे करके चारों तरफ वो देखते हैं। खोपड़ियों को उंगलियों से ठोक ठोक कर उसका परीक्षण किया, और उसके बाद ऐसे, ठीक है, चारों ओर चेक करते हैं। बड़े डॉक्टर विदेश से शिक्षा पाकर लौटे थे। ये जो बड़े डॉक्टर थे वो कहाँ से पढ़ लिख कर आए थे जी? वो विदेश से पढ़ लिख कर आए थे। और बड़े डॉक्टर विदेश से शिक्षा पाकर लौटे थे, स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ाते थे। यहाँ पे एक वर्ड है, आप देखोगे, स्नातकोत्तर। स्नातकोत्तर का अर्थ होता है ग्रेजुएशन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? ग्रेजुएशन बोलते हैं। ग्रेजुएशन को हम लोग अपने भाषा में बीए बोलते हैं। बीए की पढ़ाई नहीं होती है, बीए, बीएससी या बीकॉम, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है स्नातकोत्तर। तो वो बीए के लड़कों को पढ़ाते थे और विदेश से पढ़कर वो आए थे। ठीक है। वे प्रोफेसर थे, उनके चारों ओर खड़े डॉक्टर उनके छात्र थे। वे बोले, एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस नोटिस दी। उन्होंने कहा, एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस, यानी ये जो केस है, यानी ये जो रोग है, वो मेनिंजाइटिस का रोग है। कौन सा रोग है जी? मेनिंजाइटिस का रोग है। नोटिस दी, इसको नोट कर लिया जाए। डॉक्टर क्या बोलते हैं अपने शिष्यों से कि इसे नोट कर लो, इस केस को लिख लो, इसे मेनिंजाइटिस रोग हुआ है। मतलब जो खतरनाक रोग होता है। वल्ली अमाल न समझ में आने वाली उनकी बातों को सुनती हुई अत्यंत चिंतित होकर अपनी पुत्री को एकटक देख रही थी। चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर ऑप्थल्म स्कोप की सहायता से उस लड़की की आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया। यानी जब डॉक्टर अंग्रेजी में बोल के चले गए कि इसे मेनिंजाइटिस रोग है, तो ये बात वल्ली अमाल को समझ में नहीं आई। तो वो काफ़ी चिंतित हो गई कि आखिर कौन सा रोग हो गया है। और उसके बाद जो इसके शिष्य हैं, यानी जो छात्र हैं, वो डॉक्टर आते हैं अपना आला लेकर, ऑप्थल्मोस्कोप, और बारी बारी से उसकी आंखों का भीतरी भाग का परीक्षण करते हैं कि यहाँ का क्या स्थिति है। फिर पूरा देखते हैं ब्लडिंग, ठीक है ना। यहाँ पे डॉक्टर लोग चेक को करते हैं। तो जिससे चेक करते हैं उस मशीन का नाम क्या है? ये ऑप्थलम एस्कोप। ऑप्थलम एस्कोप। उसकी रोशनी फेंक कर यह देखा कि उसकी पुतलियाँ हिलती है या नहीं। तो उसमें टॉर्च बार देते हैं आँखों में, और टॉर्च बार करके चेक करते हैं कि इसकी जो पुतली है, पुतली बीच में देख रहे हो वो ऐसे ऐसे हो रही है, तो वो हिलती है कि नहीं। फिर अपनी अपनी कापियों पर आवश्यकता अनुसार टिप्पणियाँ लिख ली। और जैसे डॉक्टर लोग होता है ना, कुछ कुछ लिख देते हैं क्या क्या है क्या नहीं अपने भाषा में, हम लोग को समझ में उतना नहीं आएगा। बड़े डॉक्टर बोले, कह दीजिए कि इसे एडमिट कर ले। और डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं कि इसे एडमिट कर दीजिए, इसे बाद में देखा जाएगा।
एडमिट का अर्थ होता है भर्ती करना। एडमिट का अर्थ क्या होता है बाबू? भर्ती करना, भर्ती करना होता है। ठीक है। वली अमाल ने बारी बारी से उनके चेहरों की ओर देखा। अब वली अमाल को लगता है कि भाई कौन सी बीमारी हो गई, तो वो उनके चेहरे को बार बार चारों तरफ से देखती है, कभी उस डॉक्टर को कभी इस डॉक्टर को, चारों तरफ देखती है। डॉक्टरों में से एक बोला, माता जी इस लड़की को तुरंत अस्पताल में भर्ती करना होगा। वह देखिए वहाँ जो सज्जन बैठे हुए हैं उनके पास जाइए, आपकी चीट कहाँ है? तो कहते हैं कि सामने देखिए एक व्यक्ति बैठे हैं, तो उनके पास जाइए और पूछता है कि आपकी चीट कहाँ है। चीट मतलब पुर्जा। तो इसे समझ में नहीं आता कि चीट क्या है। वली अमाल के पास चीट नहीं थी। कोई बात नहीं, वे दे देंगे। अरे यार तो चल बाबूजी इस तरफ से। और वो कहते कोई बात नहीं, आप जाइए, वहाँ पे आपको चीट मिल जाएगी, मतलब कागज़ वो बना के दे देगा, आपको टेंशन रखने की इसका आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और वो वहाँ से कहता है कि टेंशन मत रखिए, जाइए, सब मिल जाएगा। वली अमाल ने बड़े डॉक्टर की तरफ देखते हुए पूछा, बाबूजी बच्ची अच्छी हो जाएगी ना? तो वो कहते हैं पहले इसे एडमिट करवा दे, हम इसकी देखभाल करेंगे। डॉक्टर धनशेखरन, इस केस को मैं स्वयं देखूंगा। तो बड़े डॉक्टर से पूछती है कि बताइए बाबूजी क्या मेरी बेटी को कुछ होगा तो नहीं, वो बिल्कुल ठीक तो हो जाएगी? तो बोलते हैं देखो चिंता मत करो, सारा का सारा चीज़ ठीक हो जाएगा, तुम आराम से बैठो, पहले इसे एडमिट करने दो। और वहाँ पे एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है शेखरन, धनशेखरन, उनसे वो बोलते हैं कि इसे मैं खुद देखूंगा, इसे एडमिट कर लीजिए। तो कल हम इसके आगे वाले एपिसोड को पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। ठीक है। और इसे आप लोग घर से पढ़कर आइएगा। आज हम लोग चैप्टर 4 हिंदी सेकंड में, जिसका नाम है नगर, और इसके लेखक का नाम है सुजाता। लेखक का नाम क्या है जी? सुजाता। इस कहानी में हम आगे देखते हैं क्या होता है जब वल्ली अमाल अपनी बेटी को लेकर, जिसका नाम है पपाती, जब हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ पे जो बड़े डॉक्टर हैं वो उसकी चेकअप करते हैं और बोलते हैं कि इसे एडमिट करा दो। एडमिट मतलब इसे भर्ती करा दो, मैं आऊँगा शाम को तो मैं खुद इसे देखूँगा। और ये बात बोलकर वहाँ से वो चले जाते हैं। तब देखिए क्या होता है। दूसरे लोगों द्वारा घिरे हुए वे किसी मंत्री की तरह वहाँ से चल दिए। मतलब कहने का अर्थ है यहाँ पे उनको मंत्री से संबोधित किया जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि आप लोग देखे होंगे कि जब कोई मंत्री या विधायक या कोई बड़ा आदमी सभा में खड़ा होता है तो सभी लोग उसकी ओर देखते हैं, और जब वो चलता है तो उसके आगे पीछे भी लोग चलते हैं। तो जो बड़े डॉक्टर हैं तो वो काफ़ी मतलब फेमस है, तो जब वो चलते हैं तो उनके साथ भी जो और सब डॉक्टर हैं उनके पीछे पीछे चल देते हैं। इसलिए यहाँ पे बड़े डॉक्टर को मंत्री की उपाधि दी गई है। किन की उपाधि दी गई है जी? मंत्री की। मतलब ये बताया गया है कि जो बड़े डॉक्टर हैं वो काफ़ी फेमस हैं। डॉक्टर धनशेखरन वहाँ बैठे श्रीनिवासन को सारी बातें समझाकर बड़े डॉक्टर के पीछे दौड़े। मतलब जो डॉक्टर धनशेखरन है, जो बड़े डॉक्टर के साथ रहते हैं, वहाँ पे एक छोटे से मतलब कर्मचारी हैं जो, जिनका नाम है श्रीनिवासन। क्या नाम है जी? श्रीनिवासन। उनको सारी बातें समझा देते हैं कि इसे क्या क्या करना है, कैसे एडमिट करना है, और वो बड़े डॉक्टर के पीछे चले जाते हैं। श्रीनिवासन ने वल्ली अमाल की ओर देखा। जब वो लोग चले जाते हैं तो जो श्रीनिवासन है वो किसको देखता है जी? वल्ली अमाल को देखता है। ठीक है। अम्मा इधर आओ। क्या कहते हैं जी? अम्मा इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? वो सबसे पहले जो श्रीनिवासन है वो वल्ली अमाल से क्या पूछते हैं कि अम्मा तुम्हारा नाम क्या है?
अरे ओ हरामजादे, वह रजिस्टर उठा दे। और ये पूछते हुए किसी और को वो डांटते हैं और कहते हैं ए हरामजादे। हरामजादे समझते हैं ना, गाली है ये। तो कोई उनसे छोट पद पर है, तो कहीं पे फाइल गिरा है, तो वो उसे डांट रहे हैं कि उस रजिस्टर को उठा दे। होता भी है ना कि अगर मान लीजिए कि किसी ऑफिस में कोई बड़ा पोस्ट पे है, मतलब बड़े पोस्ट पर है, और वहीं पर कोई छोटे पोस्ट पर है, तो बड़ा पोस्ट वाला छोटे पोस्ट वाले को हमेशा क्या करता है, डांटते रहता है। जैसे मान लीजिए कि डीएम साहब हैं, तो वो बड़े होते हैं जिला में, और उनके अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं तो वो छोटे होते हैं। तो डीएम साहब कर्मचारी को डांटेंगे कि कर्मचारी डांटेगा डीएम को? तो जाहिर सी बात है, डीएम बड़े हैं तो कर्मचारी को ही डांटेंगे। अब कर्मचारी से नीचे चपरासी होगा तो वो चपरासी को डांटेंगे। तो यही होता है, बड़ा वाला छोटे वाले को डांट देता है छोटी छोटी बातों पर। वल्ली यम्मा ये कहती है, जब वो पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो वो पूछती है, तो वो कहती है वल्ली अम्मा। तो वो कहते हैं पेशेंट का नाम। पेशेंट एक अंग्रेजी शब्द है जिसका अंग्रेजी होता है PATIENT। पेशेंट मतलब होता है रोगी। क्या होता है जी? रोगी। तो पेशेंट का नाम पूछते हैं, तो ये कहती है वे मर चुके हैं। वे क्या हो चुके हैं? मर चुके हैं। तो श्रीनिवासन ने सिर उठाकर देखा। अब बताइए, आप किसी व्यक्ति को इलाज कराने जाइए और आपसे कंपाउंडर पूछे कि हाँ बताइए उनका नाम, क्योंकि कंपाउंडर जो नाम लिखता है वो पेशेंट का ही नाम लिखता है, रोगी का ही नाम लिखता है, और आप कहिए कि वो मर चुके हैं, तब तो भाई उसे अजीब सा लगेगा, पागल है क्या ये, जिसको इलाज कराने के लिए लाई है उसी को कह रही है कि ये मर गए हैं। तो अब कारण क्या है, ऐसा क्यों बोलती है? क्योंकि उसे लगता है ना, पढ़ी लिखी तो है नहीं, और ये अंग्रेजी में पूछते हैं पेशेंट, तो उसे लगता है कि पापा का नाम पूछ रही है। प से पेशेंट, प से पिताजी यानी पापा जी। तो उसके पापा जी तो मर चुके हैं, पापाती के पिता नहीं है। तो वही वो कह देती है कि वो क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं। समझ गए ना बात क्यों कही थी? तब ये कहते हैं पेशेंट यानी कि रोगी। क्या कहते हैं जी? पेशेंट यानी रोगी। किसे भर्ती करना है? ये कहते हैं अरे भाई पेशेंट मतलब रोगी, किसे भर्ती करना है बताओ? तो ये कहती है मेरी बेटी को। तो फिर पूछते हैं बताओ उसका नाम क्या है? तो वो कहती है जी वल्ली अम्मा। अब ये नाम क्या है पूछ रहे हैं ना, तो इसे लग रहा है कि मेरा नाम पूछ रहे हैं, तो फिर ये बता देती है वल्ली अम्मा। यही होता है जब आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता है, कहीं पे जाएगा तो उसे परेशान। ठीक है। क्या मजाक कर रही है, तेरी बेटी का नाम क्या है? तो वो अब थोड़ा गुस्सा हो रहा है, ठीक है ना। बोला है क्या मजाक कर रही है भाई, मैं तेरा नाम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हारे बेटी का नाम पूछ रहा हूँ। तब ये बताती है पपाती। बेटी का नाम क्या बताती है जी? पपाती। तो पपाती हे ईश्वर ये ले, पपाती हे ईश्वर ये ले, इस चीट को ले लेकर सीधी चली जा। मतलब वो पुर्जा नहीं बनता। आप लोग कभी गए हैं इलाज कराने तो वहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले पुर्जा बनता है। मतलब कि आप लोग ये इसमें चिट कहा जा रहा है, लेकिन उसको पुर्जा भी बोलते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं तो वही पुर्जा या चिट लेकर जाते हैं, तो वो हमारा इलाज करता है। तो कहते हैं कि इसे लेकर सीधी चली जा, वहाँ सीढ़ियों के ऊपर एक सज्जन कुर्सी पर बैठे मिलेंगे। तो कहते हैं कि इसे ले लो और तुम सीधी चली जाओ, वहाँ जाओगी कुछ दूरी पर तो सीढ़ी के ऊपर एक व्यक्ति बैठे होंगे। वे लोगों से वेतन आदि के बारे में पूछते रहते हैं। यानी कि उनका पहचान क्या है कि कुछ कोई भी आता है तो उससे वो उसका वेतन, उसके परिवार की क्या कमाई है, उसके बारे में बड़ा हिसाब किताब रखते हैं। ठीक है ना। तो होता है कुछ लोगों का आदत
कि अगर कोई बाहर से कमा कर आएगा या कोई भी काम करके आएगा तो लोग दूसरे का हिसाब बड़ा जोड़ते हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे। उसी टाइप के ये व्यक्ति हैं। उन्हें यह चीट दे देना, कहते हैं कि जाओ और उन्हें ये चीट दे देना। तो ये पूछती है बच्ची का क्या होगा। मान लो इसे लगता है कि मैं तो चली जाऊंगी पुर्जा जमा करने, तो फिर जो मेरी बेटी पपाती यहाँ पर है तो इसका देखभाल कौन करेगा। तो वही पूछती है कि बच्ची का यहाँ पर क्या होगा। तो वो कहते हैं बच्ची को कुछ नहीं होगा, उसे यहाँ लेटी रहने दे, तेरे साथ कोई नहीं आया क्या। वो पूछते हैं कि तुम अकेले आई हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं आया। तुझा यहाँ विजय रंगम कौन है। और ये बात बोलते हैं कि तुम यहाँ सब जाओ और उस व्यक्ति को ये चीट दे दो। और फिर अगला नाम पुकारते हैं, विजय रंगम कौन है। मतलब आप लोग भी कभी किसी डॉक्टर के पास गए होंगे तो एक आदमी का नाम बोल दिया जाता है और वो चला जाता है, तो फिर दूसरे का नाम बुलाया जाता है कि विजय रंगम, मुकेश, राजन, बारी बारी से। और उसके बाद उसको डॉक्टर के पास भेजा जाता है। वल्ली अमाल पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। यानी जो वल्ली अम्माल है वो पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, वह चाहती थी कि पपाती को साथ में लेकर जाए। वहाँ की लंबी कतार को देखकर वहाँ फैली एक विशेष गंध के कारण भी जी मिचलाने लगा। यानी कि आप अस्पताल में, किसी भी अस्पताल में चले जाइए तो इतना ज़्यादा ना मतलब गंदगी होता है कि आदमी का मन करता है कब यहाँ से हम लोग भाग जाएं। तो जी मिचलाने का अर्थ होता है मतलब मन में क्या होता है, बेचैनी हो जाना। गंद, जब आप लोग कभी सरकारी अस्पताल में गए होंगे वो तो और मतलब बदबू देता है। खास करके वो एक है वहाँ पे जहाँ पे लोगों का बच्चा होता है, बाप रे, वहाँ पे तो मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। पहली बार कोई जाएगा ना तो निकल के भागना ही पड़ेगा वहाँ से। जो लोगों को आदत हो गया वो तो लग रह जाते हैं, लेकिन जिनको आदत नहीं है उन लोगों को बेचैनी हो जाएगी उस गंध के कारण। उसे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया। मृत पति मतलब उसका जो पति है वो मर चुके हैं, किसके, वल्ली अम्माल के। और वो उन पर गुस्सा आता है उसको, क्यों आता है कि आज अगर वो होते तो उसे ये परेशानी न होती। वह चीट लेकर सीधे चली गई। यानी उस चीट को लेकर वो कहाँ चली गई जी, सीधे चली गई। कुर्सी खाली पड़ी थी। अब जहाँ पर उन्होंने ये बात बताया था तो वहाँ पे जाके देखती है तो कुर्सी पर कोई बैठा नहीं है। उसकी पीठ पर धूल जमी हुई थी। यानी कि वो कुर्सी जो है लगता था कि कई सालों से पोंछी नहीं गई है, कचड़ा का कचड़ा हुआ है। पास बैठे एक व्यक्ति को उसने चिट दिखाई। अब बगल में एक आदमी बैठे थे तो उन्हीं को बोली, ये चिट जाके दिखाने लगी। उन्होंने कुछ लिखते हुए कनखियों से उस चिट की ओर देखा। तो मतलब वो भी व्यक्ति जो है तो क्या करता है, पूरा नहीं देखता, हल्का कनखी से देख लेता है। कनखी समझते हैं ना, हल्का तिरछा देखना। तो हल्का तिरछा वो देख लेता है और बोलता है, माँ जी तनिक ठहरो, उन्हें आने दो, कहकर खाली कुर्सी की ओर संकेत किए। वही बोलता है कि माँ जी इंतज़ार कीजिए, जो इसको जमा करता है वो व्यक्ति अभी आएगा थोड़े ही समय में। वल्ली अमाल के मन में अपनी बेटी के पास लौट जाने की तीव्र इच्छा जागी। अब ये चीज़ सुनकर उसे लगता है कि मैं अपनी बेटी के पास चली जाती, क्योंकि वो अपनी बेटी को छोड़ना नहीं चाहती है। उस अनपढ़ स्त्री के हृदय में इस प्रश्न ने अत्यंत विशाल रूप ले लिया कि मैं यहाँ प्रतीक्षा करूँ या बच्ची के पास लौट जाऊँ। अब वो बार बार मन में सोचने लगती है कि मैं यहाँ पे रुक के उस व्यक्ति की प्रतीक्षा करूँ या अपनी बेटी के पास लौट जाऊँ। उसे यह पूछते हुए डर लग रहा था कि क्या उन्हें आने में बहुत देर लगेगी। अब देखिए आदमी क्या होता है ना, मतलब खास करके बाहर चले जाइए तो वहाँ के लोग क्या होते हैं, भावना नहीं समझते हैं। गांव के लोग होते हैं वो लोग फीलिंग समझ जाते हैं, कोई डांट के नहीं बोलेगा। लेकिन शहर में क्या है, एक दो बार बोल दिए तो डांटने लगते हैं सब। अब बेचारी गांव की है, पढ़ी भी लिखी नहीं है, तो डरती है कि अगर मैं कहीं और एक बार पूछ दी तो कहीं डांटने लगे, इसलिए बेचारी कुछ पूछती नहीं है।
वेतन के बारे में पूछताछ करने वाले ये सज्जन अपने भांजे को भर्ती करवाकर आराम से लौटे। तो जो ये वेतन के बारे में पूछताछ करते हैं वो व्यक्ति अपने भांजे को, भांजा समझते हैं ना, अपने बहन के लड़के को क्या बोलते हैं, भांजा बोलते हैं। तो वह अपने भांजे को मतलब भर्ती करा करके आराम से लौट रहे थे। आराम कुर्सी पर बैठे, आराम कुर्सी का अर्थ होता है जो घूमने वाला कुर्सी होता है ना, जैसे कि ऑफिस में लगा है जो मेन कुर्सी, उसको आराम कुर्सी बोलते हैं। उन्होंने 3 बार नस्वार ली। 3 बार नस्वार का अर्थ होता है कि वो 3 बार बड़ा बड़ा सांस लिए, जैसे नहीं होता है, ऐसे आकर वो 3 बार सांस लेते हैं। फिर रुमाल को रस्सी की तरह बटकर नथनों में डालकर सुरसुराकर चुस्त होकर बोले, देखो भाई तुम लोगों को लाइन बनाकर खड़े होने चाहिए। अब वो आते हैं तो क्या करते हैं, रुमाल निकालते हैं, उसे लपेट कर रस्सी की तरह बनाकर अपने नथनों में डालकर, नाक में डालकर सुरसुराते हैं और तब बोलते हैं कि देखिए आप लोग ऐसे मत खड़े होइए, आप लोग लाइन में लग जाइए ताकि हम बढ़िया से आप लोगों का नंबर देख सकें। फतिंगो, फतिंगो मतलब होता है कीट पतंग। कीट पतंग समझते हैं, हमारे कीड़ों। तो फतिंगों की तरह झुंड बनाकर चले जाओगे तो कैसे काम चलेगा। मतलब कहते हैं कीड़ों की तरह तुम लोग इधर उधर रहोगे तो कैसे काम चलेगा, मैं कैसे देख पाऊंगा। 30 मिनट तक इंतजार करने के बाद वल्ली अमाल के हाथ की चीट को जैसे किसी ने छीन सा लिया। यानी 30 मिनट लाइन में खड़ी रही तो अचानक देखती है कि वो व्यक्ति उस हाथ से मतलब उसकी चीट को छीन लेते हैं, खींच लेते हैं। इस चीट पर तो डॉक्टर साहब के दस्तखत ही नहीं है। अब देखते हैं क्या बोलते हैं कि अरे भाई इस पर तो डॉक्टर साहब दस्तखत ही नहीं किए हैं, यानी ये चीट अभी कामयाब नहीं है। जाकर डॉक्टर साहब के दस्तखत करवा ला, मुझे इसके लिए कहाँ जाना होगा, तू कहाँ से आई है। तो ये कहते हैं मुलांडी पट्टी से। अब देखिए वो पूछ रहा है कि मतलब तुम कहाँ से आई हो, तो गांव का नाम नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है मतलब तुम अभी डॉक्टर के पास से आई हो तो जिस डॉक्टर के पास से आई हो उस डॉक्टर का दस्तखत लेकर आओ। तो इसे लगता है कि ये पूछ रहा है कि किस गांव से आई है, तो वो बताती है कि मुनांडी पट्टी से। तो याद रखेंगे वली अमाल के गांव का नाम क्या है जी, मुनांडी पट्टी। अच्छा, मुनांडी पट्टी से कहकर क्लर्क जोर से हंसे, फिर बोले अपनी वह चीट मुझे दे दो। अब इस बात पर सभी लोग क्या होते हैं, हंसने लगते हैं, क्योंकि पूछ रहा है और उत्तर वो कुछ और दे रही है, जिस पर सभी लोग उस पर मजाक उड़ाने लगते हैं। उसने दोबारा अपनी चीट उन्हें दी। उन्होंने उसे उलट पुलट कर देखा। तेरे पति का वेतन कितना है, वे मर चुके हैं। अब ये पूछते हैं कि तुम्हारा पति का वेतन कितना है, मतलब कितना आमदनी है, तो वो कहती है वो मर चुके हैं। तेरा वेतन कितना है, तो इसे अभी समझ में नहीं आता है, तो फिर कहती है वे मर चुके हैं। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। महीने में कितने रुपए कमाती है, अब फिर पूछते ही, तो ये कहती है कि जब फसल काटने जाती हूँ तब वेतन के रूप में धान मिलता है। यानी जब वो किसी घर पे काम करती है, फसल काटती है, तो लोग उसे पैसे के बदले क्या देते हैं, धान देते हैं। दूसरे मौक़ों पर बाजरा, रागी आदि मिलता है। मतलब ये सारी फसल है, बाजरा रागी। तो होता भी है, पहले के टाइम में ना लोग काम करते थे खेतों में तो लोग अन्न देते थे, पैसा तो लोगों के पास था नहीं, लेकिन अब लोग पैसा ही दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। बहुत कम लोग हो गए हैं जो अनाज पर अब काम करने वाले रहे हैं। रुपए नहीं मिलते, अच्छा अच्छा, तेरा वेतन 90 रुपये लिख लेता हूँ। ये कहते हैं कि मैं तुम्हारा वेतन कितना रुपये लिख लेता हूँ, 90 रुपये 1 महीने में। घबरा मत, तुझसे पैसे नहीं लेंगे, ले इस चिट को लेकर यहाँ सीधे जाकर बाएं हाथ की तरफ मुड़ जा। वो कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं तुमसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। और वो उसे चिट देते हैं और कहते हैं जाओ और आगे से जाकर बाएं हाथ की ओर मतलब मुड़ जाना है। दीवार पर तीर का निशान बना होगा, वहाँ से तुम 48 नंबर वाले कमरे में चली जाना। कहते हैं कि आगे जाओगी तो एक तीर का निशान देखिएगा, आप लोग गए होंगे तो इंडिकेट करने के लिए तीर का निशान बन जाता है कि मैंने किस तरफ जाना है। और कहते हैं कि 48 नंबर वाले कमरे में चली जाना।
वली अमाल ने उस चीट को दोनों हाथों में ले लिया। क्लर्क ने उसे जो संकेत दिए थे उससे सरल मन में और अधिक उलझन पैदा हो गई। अब वो जो कह दिया 48 नंबर, तो सब समझ में नहीं 48 नंबर होता क्या है, कि ये पढ़ी लिखी तो थी नहीं। अब ये और टेंशन में आ गई। हवा के झोंकों में पड़े कागज के टुकड़े की तरह वह अस्पताल में इधर से उधर भटकती फिरी। वह पढ़ना नहीं जानती थी, मतलब वो पढ़ी लिखी नहीं थी। उस समय उसके ध्यान से यह बात उतर गई थी कि उसे 48 नंबर वाले कमरे में जाना है। अब उसके दिमाग से ये बात हट गई कुछ ही देर में किस कमरे में जाना है, क्योंकि पढ़ी लिखी होती तो 48 समझती, 48 नंबर कमरे में जाना है। उससे दिमाग से अब क्या हो गया, उतर गया। लौट कर उस क्लर्क से दोबारा कुछ पूछते हुए उसे डर लग रहा था। मतलब वो क्लर्क से कुछ पूछती, लेकिन फिर उसे डर लग रहा था कि अब दोबारा पूछेंगी तो वो क्या करने लगेगा, गुस्सा करने लगेगा। और इसी बात को सोचकर वो आगे की ओर बढ़ रही है। तो फिर कल हम लोग इसके आगे वाले पॉइंट को पढ़ेंगे। आज तक इतना ही। तो आइए आज हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब वली अमाल को उस वेतन पूछने वाले व्यक्ति ने एक चीट दिया, मतलब एक पुर्जा बना कर दिया और बोला कि 48 नंबर वाले कमरे में चली जा, तो उसके दिमाग में ये बात नहीं आती है कि 48 नंबर कमरा मतलब किधर है, फिर कौन सा नंबर, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, जिसके चलते उसे परेशानी होती है। अचानक उसने अपने पास से दो रोगियों को एक ही स्ट्रेचर पर ले जाते देखा। तो वो क्या देखती है कि अचानक वहाँ से दो जो रोगी हैं वो स्ट्रेचर पर उसे लोग लेकर जा रहे हैं। कितने रोगी थे जी? दो रोगी। उनमें एक बैठा हुआ और दूसरा अधलेटी अवस्था में पड़ा था। एक रोगी जो था वो बैठा हुआ था और दूसरा अधलेटी। अधलेटी समझते हैं, मतलब सोया हुआ था लेकिन नींद में नहीं था। दोनों की नाक में नली डाली गई थी। नली समझते हैं, पाइप। मतलब आप हॉस्पिटल में अगर जाते होंगे तो कई प्रकार के रोगी आपको दिखाई देते होंगे, विभिन्न प्रकार के। दूसरी ओर एक ट्रॉली में एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में सांभर मिला भात ले जा रहे कुछ सफ़ेद टोपीधारी लोग दिखाई दी। मतलब टोपी लगाए हुए कुछ लोग थे और सफ़ेद कलर के कपड़े पहने थे। वे भात लेकर जा रहे थे। तो ये कौन होते हैं सफ़ेद रंग के? तो ये तो डॉक्टर होते हैं, लेकिन डॉक्टर टोपी नहीं लगाते हैं, ये नर्स लगाती है। कौन लगाती है जी? नर्स लगाती है। तो वे टोपीधारी कौन थे? तो वो नर्स थी। सभी प्रकार से सुसज्जित। सुसज्जित मतलब होता है तैयार। सुसज्जित मतलब क्या होता है बाबू? तैयार। सफ़ेद कोट पहने। डॉक्टर कैसे कोट पहनते हैं? सफ़ेद। एस्टेथोस्कोप मतलब उनका मशीन है जिसको आला कहते हैं। आला का नाम सुने हैं ना? उसको एस्टेथोस्कोप कहा जाता है। को माला की तरह गले में डाले कुछ डॉक्टरनियाँ सामने से निकली। मतलब अपने गले में जो आला डालकर कुछ डॉक्टरनियाँ वहाँ से निकलती है। मतलब ये सबको देखती जाती है। पुलिस वाले, चाय कॉफ़ी वाले, नर्स, सभी लोग सभी दिशाओं में आ जा रहे थे। तो देखती है कि कहीं से कोई पुलिस वाला आ रहा है, कोई कॉफ़ी वाला, चाय वाला, नर्स, ये सभी लोग कहीं ना कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन किसी से किसी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शहरों में किसी से कोई किसी से मतलब नहीं रखता है। वे लोग जल्दी में थे, क्योंकि शहर में लोग कैसे होते हैं जी? जल्दी में होते हैं। गांव के लोगों के जैसा नहीं कि आराम से कोई भी बातचीत करेंगे, आराम से रहेंगे। अगर गांव में लोग घूरा बैठ जाएंगे तो समझ जाइए कि जब तक वो प्रकाश नहीं निकलेगा तब तक लोग वहीं भी बैठे रह जाएंगे। लेकिन शहर में लोग कोई नहीं बैठेगा इतना देर, हर कोई बेचैन होता है। उन्हें रोककर कुछ पूछते हुए डर से लग रहा था।
मतलब ये चाहती थी उन्हें हम पूछ लें कुछ, लेकिन फिर भी वो डर रही थी। उसकी समझ में नहीं आया कि वह उनसे क्या पूछे। फिर इसके दिमाग में आ रहा है कि अगर पूछूंगी भी तो क्या पूछूंगी। किसी एक कमरे के सामने लोग भीड़ लगाए खड़े थे। तब तक देखती है कि कोई कमरा है और उस कमरे के आगे लोग भीड़ मतलब लाइन लगाकर खड़े हैं। तो उसे लगता है कि शायद यही डॉक्टर का कमरा है। लेकिन बड़े अस्पताल में डॉक्टर एक तो होते नहीं हैं। वहाँ एक आदमी उसके चीट की तरह पीले रंग की बहुत सारी चीटें जमा किए हुए था। यानी जो वो पुर्जी ली थी वो पीले रंग का था। किस रंग का था जी? पीले रंग का था। तो पीले रंग का था तो देखती है कि वैसा ही चीट एक आदमी बहुत जमा कर रहा है। तो लगता है कि शायद यहीं पर यह चीट जमा हो गई। उसने अपनी चीट उस आदमी को दे दी। उसने बिना देखे उसकी चीट लेकर रख ली। बाहर बेंच पर बैठे सभी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। यानी जितने भी लोग जमा किए थे पैसा सॉरी चीट, वे लोग इंतज़ार कर रहे थे अपना अपना नंबर। जैसे डॉक्टर के यहाँ क्या लगता है, नंबर लगता है, नाम बुलाया जाता है तो लोग जाते हैं। वल्ली अमाल को पपाती की चिंता सताने लगी। लड़की वहाँ अकेली पड़ी है। जिस आदमी ने चीट इकट्ठी की थी वह एक एक का नाम लेकर पुकार रहा था। जैसे कि क्या होता है ना कि अगर आप पुर्जा लगा दीजिए तो बारी बारी से आपका नाम पुकारा जाएगा, मतलब हर किसी का। और जिसका नंबर जब आता है तो लोग जाते हैं और उन्हें उसी क्रम से बैठाता जा रहा था। क्रम मतलब लाइन बाई लाइन। चीट पर पपाती का नाम पढ़ वह बोला, इसे यहाँ क्यों लाई? अब जब नंबर आता है पपाती का तब वो बोलता है कि इसे यहाँ पर क्यों लाई? ले इसे लेकर सीधे चली जा। और वह चीट वाली अमाल को वापस दे दी। इस पर वह बोली, बाबूजी मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे कहाँ जाना है। कुछ सोचकर उसने उसके सामने से जाते एक व्यक्ति को रोककर कहा, अमलराज, माता जी को 48 नंबर का कमरा दिखा दो। वली अमाल से वह बोला, इस आदमी के पीछे पीछे चली जाओ, ये वहीं जा रहे हैं। मतलब होता क्या है ना कि जब वली अमाल का नंबर आता है, पपाती देखता है तो उस पर तो लिखा रहता है दूसरे टाइप का रुख, और वो जो डॉक्टर देख रहे हैं वो दूसरे रुख के डॉक्टर हैं। क्योंकि अस्पतालों में क्या होता है, अलग अलग डॉक्टर रुख के अलग अलग डॉक्टर होते हैं। गांव में क्या होता है, कोई डॉक्टरी किया नहीं है, यहाँ पे लोग कैंसर का भी दवा दे देंगे, भले उसके बारे में जानकारी हो या ना हो। तो कहता है कि यहाँ पे आपको नहीं आना चाहिए था, आपको 48 नंबर कमरे में जाना है, ये लो वहाँ पे चली जाओ। तो कहती है मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है कैसे जाऊँ। तो वहाँ पे एक आदमी है जा रहा था जिसका नाम है अमल राज। क्या नाम है जी? अमल राज। तो उससे वो बोलता है कि थोड़ा माँ जी को वहाँ तक छोड़ देना, और उससे बोला कि ठीक है आप इनके पीछे पीछे चले जाइए, ये वहीं पर जा रहे हैं। वहाँ एक और बेंच पर दूसरे लोगों की भीड़ दिखाई दी। एक आदमी ने उनके हाथ की चीटी ले ली। सुबह से भूखी होने के कारण अस्पताल में फैली विशेष गंध के कारण वली अमाल का सिर चकराने लगा। ये तो नॉर्मल आदमी कोई भी अस्पताल में जाएगा तो उसका दिमाग थोड़ा सा चकराने लगेगा, क्योंकि वहाँ पर इतना ना गंदगी होती है, इतने बुरे बुरे लोग दिखाई देते हैं कि मतलब कहना क्या है। आधे घंटे बाद उसका नाम पुकारा गया। वह कमरे के अंदर गई। आमने सामने दो लोग बैठे पेंसिल से कुछ लिख रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति ने उसकी चीट अपने हाथ में ले ली और उसे उलट पुलट कर ध्यान से देखा। अब उसमें एक व्यक्ति जो बैठा है वो क्या करता है, वो चीट ले लेता है और उलट पुलट कर उसे ध्यान से देखता है कि मतलब इसमें क्या है। बहिरंग रोगी विभाग से आई हो, वह इसके उसके इस प्रश्न का उत्तर न दे सकी। वो कहता है कि बहिरंग विभाग से आई हो, तो उसे समझ में नहीं आता कि बहिरंग विभाग है क्या। चीट पर लिखा है कि रोगी को एडमिट किया जाए, इस समय जगह नहीं है, कल सुबह ठीक 7:30 बजे आ जाना, समझी। तो उस पर डॉक्टर साहब ने क्या लिखा था, बड़े डॉक्टर ने, कि इसे एडमिट करना है, मतलब इसे भर्ती लेना है। और ये कहता है कि अभी जगह उसमें नहीं है, बहुत सारे लोग हो चुके हैं, तुम सुबह 7:30 बजे आ जाओ, मैं तुम्हें भर्ती दे दूंगा। तो फिर पूछती है, बाबूजी कहाँ आना होगा? तो वो कहता है यहीं आना, सीधे यहीं आ जाना, समझी। उस कमरे से बाहर आते ही वली अमाल को अपनी बेटी पपाती की बहुत चिंता सताने लगी, जिसे वह लगभग 1.5 घंटे से अकेला छोड़ आई थी। वह उसके पास लौटने का रास्ता नहीं पा सकी। अब वो चाहती है कि मैं अपनी बेटी के पास चली जाऊं,
लेकिन उस सब दिमाग में था किस रास्ते से आई थी, कि बड़ा घर है, एक ही जैसा सब बना है। अब उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि किधर जाऊं। अस्पताल के सभी कमरे एक जैसे थे। उसे लगा मानो एक ही आदमी घूम फिर कर अस्पताल के अलग अलग कमरों में बैठा हुआ है। मतलब उसे लगता है ना कि हर रूम में एक ही को डॉक्टर बैठा है, मतलब एक अलग अलग डॉक्टर नहीं है, सब में एक ही जैसे हैं, क्योंकि एक जैसा पोशाक, एक जैसा रूम, एक जैसी व्यवस्था। एक वार्ड में अनेक रोगी लेटे हुए थे जिनके हाथ पैरों को ऊंचा करके ऊपर उन पर वजन बांधा गया था। मतलब जब पैर टूट जाता है ना, या पैर में प्रॉब्लम होती है, तो उसे ऊपर उठा दिया जाता है प्लास्टर करके, उसमें भारी चीज़ बांध दिया जाता है। एक कमरे में कम क्रम से लेटे छोटे छोटे बच्चे मुंह बना बना कर रो रहे थे। मशीन और रोगियों और डॉक्टरों की उस भीड़ में वह वापस लौटने का रास्ता न पा सकी। उसने डॉक्टरनी को पास बुलाकर उस जगह की पहचान बताई जहाँ से वह चली थी। तो वहाँ पे एक डॉक्टरनी है जिससे वो बोलती है, मतलब कि मैं जहाँ से चली थी उस तरह आइडिया देती है कि मुझे बता दीजिए मुझे कहाँ जाना है। वह बोली, डॉक्टर बीवी। वहाँ बहुत से डॉक्टर लोग मिलकर बातचीत कर रहे थे। एक आदमी ने मुझसे मेरा वेतन पूछा था। उसने अभी बताया कि मुझे इलाज के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मैं अपनी लड़की को वहीं छोड़ आई हूँ। तो ये उससे बताती है कि मुझे वो जगह बता दीजिए जहाँ पे ये लोग बैठ कर बातें करते हैं। डॉक्टरनी द्वारा बताए गए रास्ते से वह लौटी। उस समय मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था। अब डॉक्टरनी जिस रास्ते से बताए तो आती है, देखती है मेन गेट पे ताला लगा हुआ है। शाम का समय था, अब ताला लग गया होगा। उसका मामूली सा डर भीषण भय की भावना में परिणत हो गया। अब वह बुरी तरह से डरने लगी कि मेरी बेटी मुझसे गायब हो गई। वह रोने लगी। उसे बरामदे के बीचों बीच खड़े रोता देख एक आदमी ने उसे किनारे पर खड़े होकर रोने को कहा। अब ये रो रही है तो वहाँ पे कर आए, उधर जाकर रो, यहाँ मत हल्ला करो। लोग रोने भी नहीं देते हैं। वहाँ के लोगों को उसका रोना शायद वहाँ फैली रोगाणुनाशक दवाइयों की गंध के समान सहज स्वाभाविक लगा था। मतलब लोगों को लगा ना कि जितना रो रही है तो लोगों को उससे परेशानी हो रही है। पपाती पपाती मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं। अब ये रोने लगती है कि पपाती पपाती मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं। अब यहाँ से आप लोग किताब में देखेंगे, ठीक है ना। उसने डॉक्टरनी को पास बुलाकर उस जगह की पहचान बताई। यानी कि डॉक्टरनी से वो बात बताती है तो पहुंचती है। और उसके बाद क्या होता है तो देखिए, जब ये चिल्लाने लगती है कि पपाती पपाती मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं, अब मैं कहाँ जाऊं, कहती हुई वह इधर उधर घूमती फिरी। मतलब वो चिल्लाने लगती है कि पपाती पपाती मैं तुझे कहाँ ढूंढी, कहाँ जाऊं। उसका दिमाग खराब हो जाता है कि मैं किस रास्ते से अपनी बेटी के पास जाऊं। तभी उसे एक तरफ बाहर जाने का रास्ता दिखाई दिया। तब तक देखती है कि बाहर जाने का रास्ता, अस्पताल से बाहर जाने का रास्ता, उस दरवाजे से सिर्फ अंदर के लोगों को बाहर जाने दिया जा रहा था। उसे याद आया कि उसने यह दरवाज़ा पहले भी देखा था। वह बाहर आई। उसे याद आया कि यहाँ से थोड़ी दूर चलकर दूसरे दरवाजे से अस्पताल भीतर गई थी। वह उस ओर दौड़ी। दूसरे दरवाजे के पास पहुंचने पर उसे लकड़ी की बनी सीढ़ियों की याद आई। सामने उस सज्जन की कुर्सी खाली पड़ी थी जिसने वेतन आदि के बारे में पूछा था। मुझे वहीं जाना है। मतलब वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, उसे याद आता जाता है कैसे वो आई थी। तो वो वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ पर वो वेतन के बारे में जो व्यक्ति चीट बना कर दिया था और पूछ रहा था, जिसने पूछा कि तुम्हारा वेतन कितना है। वह दरवाज़ा बंद था। अंदर एक किनारे पर पपाती अभी स्ट्रेचर पर आंखें मूंदे पड़ी दिखाई दी। तब तक देखती है कि दरवाज़ा जो बंद है उस पपाती तक जाने का, और वो आंखें बंद करके सोई हुई है। बाबूजी बाबूजी जरा दरवाज़ा खोलिए, मेरी बेटी अंदर है। तो वो कहते हैं ठीक 3 बजे आना। अब कहते हैं अभी बंद है, तुम 3 बजे आना। इस समय सब कुछ क्लोज हो चुका है। क्लोज मतलब बंद होता है। क्लोज मतलब क्या होता है जी? बंद। वह 10 मिनट तक उस आदमी से मिन्नतें करते रही। मतलब 10 मिनट तक बोलती रही कि बाबूजी मुझे आने दीजिए, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। उसकी भाषा वल्ली अमाल की समझ में नहीं आई। किसी व्यक्ति से पैसे पाकर उन्हें
चूम कर उसने उनके लिए दरवाज़ा खोला। मतलब वो क्या करता है, वो कुछ पैसे, अगर कोई भी थोड़ा सा पैसे दे देता है, घूस दे देता है, तो वो उन्हें अंदर आने देता है। लेकिन अगर कोई पैसा नहीं देता है तो वो उसे अंदर आने नहीं देता है। उस रास्ते से वह झटपट अंदर भागी। मतलब उसी रास्ते से वह कहाँ भागी जी? अंदर की ओर भागी। अपनी बेटी को उठाकर छाती से लगाया और अकेले ही जाकर एक बेंच पर बैठकर खूब रोई। अब जैसे ही मतलब वो दरवाज़ा खोलती है, उसी के साथ वो छट से अंदर घुस जाती है, ढकेल कर मतलब, और जाकर अपनी बेटी को उठाकर छाती से लगाती है और खूब रोने लगती है। बड़े डॉक्टर एमडी के छात्रों की कक्षा समाप्त कर एक कप कॉफ़ी पीकर वार्ड की ओर चल दी। अब बड़े डॉक्टर जो है वो एमडी मतलब समझते हैं, इसको कहते हैं डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इसका अर्थ होता है ना कि इस प्रकार के डॉक्टर किसी भी रोग की दवा लिख सकते हैं। मतलब वीआईपी डॉक्टर को एमडी कहा जाता है। जैसे गोपालगंज में शंभुनाथ सिंह एमडी हैं। तो छात्रों की सब अब ये उनको पढ़ाकर कॉफ़ी पीकर अपने वार्ड की ओर चल दिए, मतलब इलाज करने के लिए। उन्होंने सुबह मेनिंजाइटिस का जो केस देखा था वह उन्हें अच्छी तरह याद था। उन्होंने हाल ही में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में उस रोग की कुछ नई दवाइयों के बारे में पढ़ा था। अब वो डॉक्टर आते हैं और वो सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा वो इलाज कर दिया जाए जिस लड़की को भर्ती किया गया था। मैंने आज सुबह मेनिंजाइटिस का एक केस एडमिट करने को कहा था। 12 साल की वह लड़की कहाँ है? तो डॉक्टर साहब आज यहाँ कोई भी एडमिट नहीं हुआ। मतलब जहाँ पे लोगों को भर्ती करना है, जहाँ पे वो भर्ती करने के लिए बोले थे, तो डायरेक्ट वो वहीं पर जाते हैं और पूछते हैं कि मैंने एक 12 साल की लड़की को भर्ती करने के लिए कहा था, वो लड़की कहाँ है? तो डॉक्टर कहते हैं क्या? मतलब वो मतलब अचानक चिहुक जाते हैं। एडमिट नहीं हुआ? मैंने उसे एडमिट करने का खास आदेश दिया था। धनशेखरन, क्या आपको याद है? याद है डॉक्टर साहब। अब ये गुस्सा हो जाते हैं कि मैंने तो बोला था कि उसे एडमिट करना है, फिर आपने एडमिट क्यों नहीं किया? और वहीं पे जो धनशेखरन उनके छोटे डॉक्टर हैं, क्या आपको याद नहीं है धनशेखरन? तो अब तो वो क्या बोले, हाँ हाँ याद है सर। पाल, आप जाकर पता करके आइए। पाल कोई व्यक्ति हैं, उन्हें कहते हैं जाकर पता करके आइए उस केस को इन लोगों ने कैसे मिस कर दिया, मतलब कैसे गलती से उसे छोड़ दिया कि वो केस जो है खतरनाक केस है। पाल सीधे नीचे गए और उन्होंने आमने सामने बैठे दोनों क्लर्कों से पूछताछ की। क्या करें बाबूजी, आप लोग एडमिट एडमिट लिख कर चीट पकड़ा देते हैं, यहाँ वार्ड में खड़े होने की भी जगह नहीं है। अब जहाँ पे एडमिट करना व्यक्ति क्या कहते हैं, अब मुझ में गलती क्या है, पूरा सीट भरा हुआ था तो मैंने बोल दिया सुबह में आना। स्वामी, बड़े डॉक्टर साहब पूछताछ कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं भाई बड़े डॉक्टर गुस्सा हो गए हैं, जल्दी बताओ लड़की कहाँ है, उसका इलाज करना है। वे लोग उनके परिचित हैं, हो सकता है मैं क्या जानूँ। अब वो कहता है कि डॉक्टर साहब के परिचित हैं तो मुझे बताना चाहिए पहले, अब मैं क्या जानूँ कि परिचित है क्या है। 12 साल की कोई लड़की मेरे पास नहीं आई, हो सकता है उसके बदले कोई और आया हो। तो वो कहता है कि 12 साल की लड़की मेरे पास कोई नहीं आई है, मतलब उसके बदले, क्योंकि वली अमाल गई थी ना, उसकी बेटी थोड़े गई थी। मैंने सभी लोगों से कल सुबह 7:30 बजे आने के लिए कह दिया है। कह रहा है कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं मैंने सबको क्या बोला है कि कल 7:30 बजे सुबह में चले आइए। रात को 2-3 बेड खाली हो जाएंगे, इमरजेंसी हो तो पहले बता देना चाहिए। हाँ, इस बात का संकेत भी दे देना चाहिए कि बड़े डॉक्टर उस केस में इंटरेस्टेड हैं, वे लोग उनके रिश्तेदार हैं। अब ये लोग समझते हैं कि अगर डॉक्टर इतना ध्यान दे रहे हैं तो शायद उनके रिश्तेदार होंगे। अब पूछने का हिम्मत थोड़े किसी के पास है। तो कह रहे हैं कि इतना जब इंटरेस्टेड है बड़े डॉक्टर तो उनको बताना चाहिए ना। इंटरेस्टेड, यहाँ पे इंटरेस्टेड का अर्थ होता है मतलब उसमें अपनी इच्छा रखना, मतलब ज़्यादा ध्यान देना, उसको इंटरेस्टेड बोलते हैं। वल्ली अमाल की समझ में नहीं आया कि वह अगले दिन सुबह 7:30 बजे तक क्या करे। वह अस्पताल के वातावरण ने उसे अत्यंत भयभीत कर दिया था। वह नहीं जान सकी उसे अपनी बेटी के पास रहने देंगे या नहीं। अब इसे डर होता है कि यहाँ के लोग अजीब तरह के हैं, ये लगता है कि मेरी बेटी को भी मुझसे छीन लेंगे। क्षण भर के लिए वो कुछ सोचती रही, फिर उसने बेटी को उठाकर अपने छाती से लगा लिया, उसके सिर को अपने कंधे से टिकाकर और हाथ पैरों को लटकता छोड़कर वह उसे लेकर अस्पताल से बाहर आई। पीले रंग की एक साइकिल रिक्शा पर सवार हुई। रिक्शे वाले से बस अड्डा चलने के लिए कहा। अब वो अपनी बेटी को लेती है और अपने घर की ओर चल देती है।
अब ये कहते हैं व्हाट नॉनसेंस, मतलब बड़े डॉक्टर, कल सुबह 7:30 बजे, तुमने कल 7:30 बजे का टाइम दिया है उसे, तब तक वह लड़की मर जाएगी। डॉक्टर धनशेखरन, आप स्वयं ओपीडी में जाकर देखिए। वो धनशेखरन से कहते, जाइए देखिए, कहीं ना कहीं वो लड़की होगी, खोजिए उसे, नहीं तो कल सुबह तक वो मर जाएगी। वह वहीं होगी। इन दुष्टों के वार्ड में कोई बेड खाली नहीं है तो क्या, हमारे विभाग के वार्ड में एक बेड खाली है, उसे वह बेड दिलवा दीजिए, जल्दी कीजिए। डॉक्टर साहब, उसे किसी के लिए रिजर्व करके रखा गया है। आई डोंट केयर। अब ये आई डोंट केयर का अर्थ क्या होता है, मैं इस पर ध्यान नहीं देता। मतलब कहते हैं डॉक्टर साहब वो किसी और के लिए रखा गया है, तो वो क्या कहते हैं, आई डोंट केयर। आई डोंट केयर, मैं उस पर ध्यान नहीं देता। आई डोंट केयर का अर्थ क्या होता है जी, मैं उस पर ध्यान नहीं देता। आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिट नाउ। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, दैट की, गर्ल, लड़की को, एडमिट, भर्ती, नाउ, किया जाए, अभी। मैं चाहता हूं कि उस लड़की को अभी भर्ती किया जाए। राइट नाउ, समझे, मतलब वो अंग्रेजी में डांटते हैं कि मैं इस पर ध्यान नहीं देता हूं, आई डोंट केयर, आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, राइट नाउ। बड़े डॉक्टर साहब आज तक इस तरह चिल्लाकर नहीं बोले थे, अतः डॉक्टर धनशेखर, पाल और हेड नर्स मिरांडा सभी घबराकर वली अमाल को खोजने ओपीडी की ओर दौड़े। इसे मामूली बुखार ही तो है, वापस मुनांडी पट्टी ले चलती हूँ, वहाँ के वैद्य जी को दिखा दूंगी, गांव के अस्पताल को ले जाऊंगी, वहाँ के डॉक्टर साहब ने ही तो मुझे डराकर मदुरै जाने को कहा था। इसके माथे पर खड़िया मिट्टी का लेप कर दूंगी, ओझा से झाड़ फूक करवा दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। अब ये सोचती है कि चलो गांव में दिखा लिया जाएगा ओझा ओझा से, और हल्का बुखार ही ना है, मतलब उसे क्या पता है कि कौन सा है। हम लोग को अगर सर गर्म होता है शरीर, तो हम लोग कह देते हैं बुखार है, कोई जरूरी है कि बुखार ही होगा, कोई और बीमारी भी हो सकती है। सब ठीक हो जाएगा। साइकिल, रिक्शा, बस अड्डे की ओर बढ़ता जा रहा था। वल्ली अमाल ने मन्नत मानी, यदि पपाती ठीक हो जाएगी तो वैद्येश्वरन जी के मंदिर जाकर दोनों हाथों में रेजगारी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाऊंगी। और अंत में यही होता है, गांव के लोग क्या करते हैं, हर मामले में भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि अब जो होगा सो भगवान करेंगे। अगर ठीक हो जाएगी मेरी बेटी तो मैं जाकर भगवान को मिठाई चढ़ाऊंगी। तो इस प्रकार ये चैप्टर ख़त्म हुआ। और आप लोग ये 5 क्वेश्चन बना के लाएंगे, इसमें से नहीं, आप लोग सारांश लिख कर लाएंगे, केवल सारांश लिख कर लाएंगे, नहीं लाएंगे तो कल व्यवस्था शुरू होगी, ठीक है ना। तो इसको बनाकर जरूर लाइएगा।